हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है भू आकृतियाँ और उनका विकास। इसका हम पार्ट 1 करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसीलिए इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। 3 पार्ट्स में अगर मैं इसको कवर करूँगा तो इसको हम आसानी से समझ सकेंगे, आसानी से पढ़ सकेंगे, ठीक है। वरना इसको एक पार्ट में भी ख़त्म किया जा सकता है, एक पार्ट में भी फिनिश किया जा सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर भी होता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। इसीलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में कवर करूँगा, ठीक है। आप ये पहला पार्ट देखिए, अगर आपको ये पसंद आए तो आप दूसरा और तीसरा पार्ट भी देखेंगे, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है भू आकृति किसे कहते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले यही समझना है कि भू आकृति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है कि छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। यानी कि भाई जो छोटा सा मध्यम आकार का, यानी छोटे से मध्यम आकार का, भाई एक छोटा साइज होता है, ठीक है, एक बड़ा सा, एक मीडियम साइज होता है। तो छोटे से मीडियम साइज तक का अगर कोई भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है, भूखंड यानी कि भूमि का टुकड़ा है, तो उस भूमि के टुकड़े को हम क्या कहेंगे, भू आकृति कहेंगे, ठीक है। अब और कुछ क्वालिटीज, कुछ फीचर्स हैं इसके, यानी कुछ विशेषताएं हैं भू आकृति की। क्या है कि भाई भू आकृतियां मिलकर क्या बनाती हैं, भू दृश्य बनाती हैं। क्या बनाती हैं, भू दृश्य बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भू आकृति होती है उसकी अपनी भौतिक आकृति होती है, यानी कि भाई इसकी एक आकृति होती है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा तब आप अच्छी तरीके से समझोगे। यानी इसकी क्या होती है भाई, अपनी एक आकृति होती है, इसका अपना एक आकार होता है इसकी, ठीक है, यानी साइज होता है, और इसके अंदर कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, भू आकृति, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, पहाड़, पहाड़ को हम एक भू आकृति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ होता है, अगर आप पहाड़ को ध्यान से देखेंगे तो उसकी एक अपनी एक आकृति होती है, एक अपनी शेप होती है, एक निश्चित शेप होती है, ठीक है। उसका एक अपना एक साइज होता है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ भी मिले हुए होते हैं, जैसे कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है भू आकृति, ठीक है। देखिए, क्योंकि भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से काम करती हैं, ठीक है। भाई भू आकृतिक प्रक्रियाएं मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में, जो छठा चैप्टर है, उसमें बता रखा है अच्छी तरीके से भू आकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। नहीं पढ़ा उसको आप देख सकते हो, ठीक है। लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। तो अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो धीमी गति से काम करती हैं। यानी भाई जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है, मैंने आपको बताया था, वो बहुत ही स्लोली चलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एकदम हो गया काम, नहीं, बल्कि बहुत धीमे धीमे चलती हैं वो। इसी वजह से क्या होता है कि जो भू आकृतियाँ होती हैं उनका शेप बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। भाई पहाड़ एकदम थोड़ी ना बन गया, धीरे 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 बना है, धीरे 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 उसको आकार मिला है, उसको शेप मिला है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भू आकृतियाँ होती है उनका आकार बनने में क्या लगता है बेटा, टाइम लगता है, टाइम। क्यों लगता है? क्योंकि जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी बहुत धीमी गति से काम करती हैं, क्योंकि इन्हीं से तो पहाड़ बनते हैं। जब भूआकृतियां एक बार बन जाती हैं, यानी एग्जांपल ले लो पहाड़ वाला, कि एक बार अगर पहाड़ बन गया तो उसके बाद क्या होता है, इनके आकार में, इनकी आकृति में, इनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। यानी कि भाई अगर मान लीजिए पहाड़ बन गया तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता रहता है, टाइम के साथ बदलाव आता रहता है। ये टाइम के साथ होती है ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम मेनली चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं भू आकृतिक कारक के बारे में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भू आकृतिक कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भू आकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं? प्रवाहित जल, ठीक है, भौम जल जिसे ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है, हिमनद, पवने, तरंगे, धाराएं, ये सारे इन्हें कहा जाता है भू आकृतिक कारक। इन्हें भू आकृतिक कारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो अपरदन की प्रक्रिया होती है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है, निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, उनको यही करते हैं। यानी
प्रवाहित जल ही अपक्षय करता है। ठीक है, प्रवाहित जल जो होता है अपक्षय करता है, अपवर्तन करता है। ठीक है, तरंगे धाराएं यही अपक्षय अपवर्तन करती है। ठीक है, यानी अपक्षय करता कौन है, अपवर्तन करता कौन है, ये अपक्षय अपवर्तन जो है कौन करता है, प्रवाहित जल, तरंगे, यानी यही जो तत्व हैं यही करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो प्रवाहित जल होता है, ठीक है, भौम जल होता है, हिमनद होती है, वो जब अपवर्तन करते हैं, ठीक है, जब निक्षेपण करते हैं, दोनों प्रक्रिया वो करते हैं, तो उससे कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, भू आकृतियां बनती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार दोबारा सुनो, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम कि भाई जो भू आकृतिक कारक है हमारे, प्रवाहित जल, ठीक है, भौम जल, पवने, ठीक है, जब ये अपवर्तन करती हैं चट्टानों का, ठीक है, और फिर उसका निक्षेपण करती है, तो उससे कौन कौन सी भू आकृतियां बनती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज का जो चैप्टर है ये पार्ट 1 है, और इस पार्ट 1 में हम ओनली क्या पढ़ने वाले हैं कि जो प्रवाहित जल है, ठीक है, जब वो अपवर्तन करता है तो कौन सी आकृति बनती है, जब वो निक्षेपण करता है तो कौन सी आकृति बनती है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही कमेंट करो और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो प्रवाहित जल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रवाहित जल क्या होता है। प्रवाहित जल का मतलब होता है बहता हुआ पानी। भाई यही तो मतलब हुआ ना, बहता हुआ पानी। ठीक है, प्रवाहित जल यानी बहता हुआ पानी। ठीक है, अब आप कहोगे सर बहता हुआ पानी अपवर्तन करता है क्या? बिल्कुल करता है। आप जो है प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप किसी पार्क में, गार्डन वार्डन में जा सकते हो, वहाँ पे कोई मिट्टी पड़ी हुई हो, उस मिट्टी में आप जो जोर से जो है 1 गिलास पानी फेंकना। जब आप जोर से 1 गिलास पानी फेंकोगे ना, तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। खुद देखना आप, मिट्टी का कटाव होगा, और मिट्टी का कटाव होगा और उसका फिर बहाव भी होगा, और वो एक जगह फिर जमा भी हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकल करके आप ज़रूर देखना इससे, क्योंकि ये ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करोगे, तो आप अच्छी तरीके से ज्योग्राफी को समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रवाहित जल होता है, प्रवाहित जल जो होता है वो क्या करता है, अपवर्तन करता है। बहता हुआ पानी अपवर्तन करता है। ठीक है, और जो फिर अपवर्तन करने के बाद जो कण होते हैं वो बाद में कहीं जमा हो जाते हैं, यानी निक्षेपण होता है। ठीक है, अब देखिए प्रवाहित जल के भी 2 तत्व होते हैं। प्रवाहित जल के कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? देखिए भाई, एक तो महासागर होते हैं। भाई महासागरों में पानी बहता नहीं बहता, तो उस रूप में बहता है, या फिर नदियों में, घाटियों में बहता है। ठीक है, घाटियों में, नदियों के रूप में जो है पानी बहता है। तो 2 तरीके से पानी बहते हैं, एक तो महासागरों में, एक घाटियों में। ठीक है, ठीक है भाई। अब कुछ और कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए तेज ढाल, आपने तेज ढाल देखा है, इसे कहा जाता है तेज ढाल। ठीक है भाई, ये तेज ढाल है, ढाल ढाल। ठीक है, ये मंद ढाल है, ये बिल्कुल ढाल नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। तो ये कह रहा है, हमें क्या बता रहा है एनसीईआरटी में कि भाई जो तेज ढाल होता है, जब बार बार उसके अंदर अपवर्तन की प्रक्रिया होती है, भाई पानी आया, पानी ने अपवर्तन करा, बार बार अपवर्तन करा, तो उससे क्या होगा, वो जो तेज ढाल है वो मंद ढाल में बदल जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आप ध्यान रखें कि प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। ये भी आपको ध्यान रखनी है बात कि भाई प्रवाहित बहता हुआ पानी जो है ना, उसका जितना ज़्यादा उसका ढाल मंद हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका निक्षेपण भी होगा। ये भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हो करके। आप देख सकते हो कि भाई एक मिट्टी का पहाड़ बनाना, उसमें थोड़ा सा पानी जो है फेंक के देखना। ठीक है, जब आप थोड़ा सा पानी फेंकोगे तो आप देखोगे बहुत तेजी से के साथ जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं एक ज़मीन पे पानी फेंकोगे थोड़ा सा, तो वो बहुत हल्के हल्के जाएगा। यानी कि ढाल जितना मंद होगा, फिर क्या होगा, उतना ही अधिक निक्षेपण होगा, यानी उतना ही अधिक जमाव होगा। ठीक है, अब आप समझो युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। अब ये युवा अवस्था क्या है, प्रौढ़ अवस्था क्या है, वृद्ध अवस्था क्या है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए इसका मतलब ये है कि जो नदी होती है, नदी का सफ़र हम देखने वाले हैं कि नदी किस तरीके से निकलती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, क्या काम करती है, और फिर कैसे महासागरों में आती है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? युवा अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि नदियां जो है पहाड़ों से निकलती हैं। ठीक है, पहाड़ों से निकली, और इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। भाई जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो वो एक ही तो नदी निकलती है, नदी तो एक ही निकलती है। ठीक है, एक नदी निकली, और ये नदियाँ जो हैं वी आकार की घाटी बनाती हैं। भाई घाटियाँ देखिए ना सभी ने, यहाँ फोटो आप देखिए,
इसे कहा जाता है घाटी। ठीक है, जिसमें नदियां बहती हैं उसे घाटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो नदियां होती हैं वी आकार की घाटियां बनाती हैं। किस आकार की? वी आकार की। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, बाढ़ के मैदान उपस्थित नहीं होते। ठीक है, यानी जो बाढ़ के मैदान होते हैं, बाढ़ के मैदान किसे कहते हैं? बाढ़ के मैदान उसे कहते हैं, मान लीजिए कि जो नदी होती है, नदी जो अपने साथ कूड़ा करकट लाती है, ठीक है, वो कूड़ा करकट क्या होता है, बहने की बजाय जमीन में बैठ जाता है। क्या कहा मैंने? कि जो नदी अपने साथ कूड़ा कचरा कंकड़ वगैरह जो भी लाती है, वो नदी के बहने के बजाय, नदी के साथ बहने के बजाय जो है नदी के तल में बैठ जाता है। ठीक है, तो वो जो है हर बार जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जिससे क्या होता है, एक मैदान सा बन जाता है नीचे, जिसे बोला जाता है बाढ़ के मैदान। ठीक है, तो ये कहला कि बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जल विभाजक बहुत ज़्यादा चौड़े और समतल होते हैं। जल विभाजक का मतलब है जो जल को बाढ़ देता है। जैसे पहाड़ को हम जल विभाजक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल, वो जो पहाड़ है वो जल को बाढ़ देता है। जल को क्या कर देता है बेटा? बाढ़ देता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, बस यहाँ पे यही, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जहाँ कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे जलप्रपात और शिवप्रकाएं बन जाती हैं। अब देखिए, जहाँ पे भी यहाँ पे युवा अवस्था में जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी कठोर चट्टानें पाई जाएंगे वहाँ पे क्या बन जाएगा? जलप्रपात। आपने देखा? ये देखो फोटो में देखो, इसे कहा जाता है जलप्रपात, यानी पानी का ऊपर से गिरना जलप्रपात कहलाता है। तो जलप्रपात बन जाते हैं, झरने बन जाते हैं। ठीक है, शिवप्रकाएं किसे कहते हैं? देखिए, शिवप्रका का मतलब होता है कि जब भाई एक तरीके से ब्रेकर होता है, आपने सड़क पे देखा होगा ब्रेकर, तो जिस तरीके से सड़क पर एक ब्रेकर होता है उसे ब्रेकर बोला जाता है, स्पीड ब्रेकर। लेकिन इसी तरीके से पानी में भी एक तरीके का ब्रेकर होता है, तो उसको बोला जाता है शिवप्रकाएं, रैपिड। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है रैपिड। अब आते हैं प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है? एक नदी की हम अवस्था पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई, नदी कहाँ से निकली और फिर कैसे कैसे उन्होंने सफर तय किया, वो पढ़ रहे हैं हम बस। ठीक है, तो युवा अवस्था में पढ़ा हमने कि वो भाई पहाड़ों से निकलती है, और जब वो पहाड़ों से निकलती है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है। प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है कि वो मैदानी भागों में आ जाती है, और फिर मैदानी भागों में क्या काम करती है, कैसी विशेषता होती है उसकी, वो पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है? नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। भाई भाई मैदानी इलाके में आ गई वो, जब वो मैदानी इलाके में आ गई तो और भी सहायक नदियां जो होती है ना, हेल्पर जो नदी होती है उनकी, वो भी इसमें आकर मिल जाती हैं, और जब वो इसमें आकर मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, नदी घाटियां वी आकार की होती हैं। भाई नदी घाटियां कैसी होंगी? वी आकार की होंगी, लेकिन वहाँ पे भी वी आकार की घाटी नहीं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे घेरी होती है घाटियाँ। घाटियाँ कैसी होती हैं? घेरी होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब जो मेन नदी होती है, मुख्य नदी होती है, उसमें क्या होता है? बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बाढ़ के मैदान अनुपस्थित है युवा अवस्था में, लेकिन यहाँ पे बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। क्यों? देखिए, आप बताइए, खुद अपनी ईमानदारी से बताइए कि जो बाढ़ होती है वो ज़्यादातर मैदानों में आती है या पहाड़ी इलाकों में आती है? मैदानों में आती है ना ज़्यादा, तो मैदानों में आती है, तो बाढ़ के मैदान भी कहाँ पाए जाएंगे? मैदानी इलाके में। तो इसलिए जो है प्रौढ़ अवस्था में बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा जल विभाजक जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, और जल प्रपात और शिप्राएं तो लुप्त हो जाती हैं। भाई देखिए, जब घाटी जो है घेरी होगी, बहुत ज़्यादा घेरी होगी, तो क्या हम शिप्रिकाय को, स्पीड ब्रेकर को देख सकते हैं? क्योंकि वो तो तल में होता है ना नदी के, उसको कैसे देख लेंगे? हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वृद्ध अवस्था में देखिए, वृद्ध अवस्था में मतलब कि जब नदियां जो है महासागरों में जाने लगती हैं, तो उस अवस्था को हम कहते हैं वृद्ध अवस्था। इसमें क्या होता है कि छोटी सहायक नदियाँ कम हो जाती हैं। भाई नदियाँ कम हो जाती हैं, एक मुख्य नदी वही काम चलती रहती है, फिर बाद में ढाल मंद हो जाता है। ठीक है, नदियाँ क्या करती हैं कि वो जो है विसर्ग बनाते हुए, तटबंध बनाते हुए, ये सब बनाते हुए क्या है, अभी आगे बता दूंगा ये सब क्या है, बता दूंगा, क्योंकि ये जो है आकृतियाँ हैं। ठीक है, ये बनाते हुए जो है वो महासागरों में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वृद्ध अवस्था। अब पढ़ने वाले हम अपरदित स्थल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं मेन, कि जो प्रवाहित जल होता है वो अपरदन करके कौन कौन सी आकृतियाँ बनाता है, और निक्षेपण करके कौन कौन सी आकृतियाँ बनाता है। तो अपरदित स्थल रूप मतलब कि भाई जब प्रवाहित जल अपरदन करता है तो कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनाता है। पहली भू आकृति है घाटियाँ। घाटियों का फोटो मैंने आपको दिखाया था, एक बार वो देखिए। ठीक है, इसे बोला जाता है घाटियाँ। अब घाटियाँ कैसे बनती हैं? प्रवाहित जल से, बहते हुए पानी से
अपरदन होता है तो गांठें किस तरीके से बनती है। देखिए गांठें कैसे बनती हैं। घाटियों की शुरुआत छोटी छोटी सरिताओं से होती है। सरिताएं मतलब नदियाँ, छोटी छोटी सरिताओं से होती है, नदियों से होती है। ठीक है, यानी कि भाई होता क्या है भाई, जमीन पर जमीन होती है, उस जमीन पर छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जमीन होती है, उस जमीन पर छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। अब वो छोटी छोटी नदियाँ धीरे 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 बहुत बड़ी बड़ी अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। क्योंकि वो क्या करती है, डेली आती है, डेली जो है अपरदन करती है, उस जमीन को काटती रहती है, काटती रहती है। जब काटती रहती तो वो एक तरीके से नलिका बन जाती है, नली बन जाती है वो मिट्टी। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे काटती रहती है, धीरे धीरे रोज यही प्रोसेस होता है, अपरदन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो अपनलिका होती है धीरे धीरे घेरी होती जाती है, घेरी होती जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है घाटियों का रूप धारण कर लेती है। यानी जैसे मान लीजिए, देखिए एक घाटी है, इसको आप घाटी ना समझिए, मान लीजिए ये जमीन थी पहले। ठीक है, ये इतना बड़ा जो इस गैप है इसको अभी आप भूल जाइए, मान लीजिए ये बस ये ज़मीन थी। तो यहाँ से जो है नदी बहती थी ऊपर से। नदी ने क्या करा, धीरे धीरे कटाव करा, ये इतना हो गया, और कटाव करा, ये इतनी गहरी हो गई। कटाव करते 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 ये इतनी गहरी हो जाती है। ठीक है, घाटियों के प्रकार हैं वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन। ठीक है, अब वी आकार की घाटी को तो समझना ही नहीं है। वी आकार की घाटी यानी जिसमें वी आकार बन रहा हो उसको वी आकार की घाटी कहेंगे। गॉर्ज और कैनियन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है कि इसमें अंतर क्या है वो देख लो। ठीक है, गॉर्ज क्या है भाई, गॉर्ज जो होती है गहरी घाटी होती है, और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक संकरी घाटी होती है। देखिए ये गॉर्ज घाटी है। ठीक है, ये कौन सी घाटी है, गॉर्ज। ठीक है, देख सकते हैं गहरी है, संकरी यानी कि इसमें बहुत छोटा सा गैप है। देखिए दोनों में कितना छोटा सा गैप है, तो ये जो है गहरी भी है और संकरी भी है। ठीक है, इसके अलावा इसके दोनों किनारे आप देख सकते हैं तीव्र ढाल वाले हैं, देख सकते हैं कितना ढाल तेज है। ठीक है, लेकिन और एक दूसरी बात ये यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि इसका तल, इसका जो तल है और इसका जो ऊपरी भाग है दोनों बराबर है, इसे कहा जाएगा गोज। अब कैनियन देखो, कैनियन में भी लगभग गोज जैसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि कैनियन का जो तल होता है, ठीक है, कैनियन का जो तल होता है वो तो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, बाकी इसकी गहराई भी गोज की तरह होती है। ठीक है, इसकी जो ढालें होती हैं, दोनों किनारे जो होते हैं वो भी तीव्र ढाल वाले होते हैं। ठीक है, अगली जो भूआकृति बनती है प्रवाहित जल के अपरदन करने से, वो कौन कौन सी है, जलकृतिका और अवनमित कुंड। होता क्या है देखिए भाई, नदी पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल होते हैं, उस नदी तल में क्या होता है, बहुत सारे जब अपरदन करती है नदी, ठीक है, बहता हुआ पानी जब अपरदन करता है तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो है बहने लगते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, वो नदी जो होती है, नदी का तल, उस नदी के तल में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े उन छोटे छोटे गड्ढों में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद वह गोल गोल घूमने लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जलकृतिका। ठीक है, इसके अलावा जलप्रपात जो होता है उसके तल में कई बार क्या होता है, जलकृतिका का निर्माण हो जाता है। यानी ये छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं और फिर वो गोल गोल घूमने लगते हैं। तो जो जलप्रपात का तल होता है उसमें जलकृतिका का निर्माण हो जाता है, और वो जो जलकृतिका का निर्माण होता है क्योंकि ये जलप्रपात के तल में हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अवनमित कुंड। यानी होते वो जलकृतिका ही है, लेकिन क्योंकि जलप्रपात के तल में उनका निर्माण हुआ है इसलिए उनको नाम दे दिया अवनमित कुंड। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ते हैं नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं क्या होती है, नदी वेदिकाएं जो होती है मैं आपको बता दूं, पुरानी नदी घाटियां होती है या पहाड़ मैदान होते हैं, उनके तलों के निशान होते हैं। देख सकते हैं फोटो में, ये नदी का तल है। ठीक है, ये नदी का जो है तल है, और ये देख सकते हैं तलों के निशान है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो नदी वेदिकाएं होती हैं ये भी एक अपरदित स्तर रूप होती हैं। जब भाई पहाड़ के मैदानों में जब अपरदन होता है तो उसी से ये बनती हैं। ठीक है, अब आते हैं निक्षेपित स्थल रूप में, यानी जब प्रवाह बहता हुआ पानी निक्षेपण करता है, ठीक है, तो उससे कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है। पहला है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख में क्या होता है कि भाई जब नदी होती है ना, नदी जब ऊपर से आती है नीचे की तरफ आती है, मैंने आपको बताया था, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है यानी कि तीव्र ढाल से मंद ढाल की तरफ आती है, तो उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो निक्षेपण ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया था कि उतना ही निक्षेपण ज़्यादा होगा। तो जब वो भाई नीचे आ जाती है यानी जो मंद ढाल होता है उस पर आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो
वो अपने साथ कंकड़ लाई थी, कूड़ा करकट लाई थी, वो उसके साथ बहता नहीं है, बल्कि वो नीचे बैठ जाता है। और जब वो नीचे बैठ जाता है तो वो एक शंकु की आकृति में बन जाता है, शंकु की आकृति ले लेता है, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ पंख। डेल्टा आपने देखा कि ये भी जलोढ़ पंख की तरह ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि भाई जो है समुद्र के किनारे की तरफ बनता है। नदी की आकृति, नदी जो भी अपने साथ कूड़ा करकट लाती है उसको बिखेर देती है और वो एक शंकु की आकृति में बन जाता है, जिसको बोला जाता है डेल्टा। अब आते हैं जो आकृतियां बनती है दूसरी, बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्ग प्रोदिका। बाढ़ मैदान मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में आती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही इकट्ठा हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है, तो बाढ़ के मैदान बन जाते हैं, ये आकृति बन जाती है। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक तटबंध में क्या होता है कि जो नदी के किनारे होते हैं, नदी के किनारों में एक कटक के रूप में, ठीक है, कटक की तरह, कटक यानी पहाड़ की आकृति के, पहाड़ों की आकृतियों की तरह बहुत सारी आकृतियां बन जाती हैं, जिन्हें बोला जाता है प्राकृतिक तटबंध। ये देखिए, आप चित्र में देखिए, एक तरीके का पहाड़ है, पहाड़ की तरह बने हुए हैं ना, पहाड़ की तरह यह आकृति बनी हुई है नदी के किनारों पे, इसे बोला जाता है प्राकृतिक तटबंध। विसर्ग प्रोदिका क्या होती है? विसर्ग प्रोदिका जो होती है, नदी के किनारों पर जो अवतल मैदान होता है या जो अवतल ढाल होता है, उस पे जो है आकृतियां बनती है, उन्हीं को बोला जाता है विसर्ग प्रोदिका। नदी विसर्ग देख लेते हैं। नदी विसर्ग किसे कहते हैं? नदी विसर्ग यानी कि जब नदी एस आकार में बहती है, ठीक है, तो वो जो एस आकार में जो आकृति बन जाती है उसी को नदी विसर्ग बोला जाता है। चित्र में आप देखिए, यह है नदी विसर्ग, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट आज खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, मैं आपका जो है डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके दो और दूसरा और तीसरा पार्ट भी आएगा, ठीक है, उसको भी आप देख लेना।